इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं भारतीय इतिहास। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिलती है, किन किन ग्रंथों से या फिर किन किन चीजों से मिलती है। पहले उन चीजों की चर्चा मैं यहां पे करने वाला हूं। तो ये वीडियो नंबर 1 होगा और इसमें मैं स्रोतों की बात करूंगा, जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उनकी चर्चा करने वाला हूं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो और पढ़ भी सकते हो, या फिर डायरेक्ट जा सकते हो www.jagalmantra.com, तो वहां पे जाके पढ़ सकते हो आप। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं इतिहास के स्रोत। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये सूचना लिखी है, इसको आप जरूर पढ़ें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। इंडिया अर्थात भारत का प्राचीन नाम जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, भारतवर्ष और अंत में यूनानियों द्वारा इंडिया कहा गया है। देखो, इन नामों के अलावा हमारे देश को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हिंदुस्तान मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हिंदुस्तान नाम कब हुआ? ये हिंदुस्तान नाम चालू हुआ है हमारे देश का जब अरब लोग हमारे देश में आए, तब ये हिंदुस्तान नाम पड़ा था। लेकिन मैं यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने उसको नहीं लिया। और जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं उसको आपको जरूर पढ़ाऊंगा और उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है और अरब लोगों ने हिंदुस्तान नाम क्यों रखा था हमारे देश का। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जम्मू द्वीप, आर्यवर्त, भारतवर्ष और इंडिया। देखो, जम्मू द्वीप शायद आपने पहली बार नाम सुना हो, क्योंकि जो हमारे देश के इतिहासकार हैं उन्होंने इस नाम की बहुत कम चर्चा की है, बहुत ही कम। जब आप अच्छे राइटरों को जब पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जम्मू द्वीप भी हमारे देश का नाम था। जब हमारे देश में मौर्य साम्राज्य चल रहा था तो उस समय भारत का नाम जम्मू द्वीप ही था, लेकिन काफी सारे इतिहासकारों ने इसकी कोई चर्चा नहीं की है। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, इसके आर्यवर्त, भारतवर्ष और इंडिया, ये सभी नाम हमारे देश के हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं उनको। अब बात आती है कि इतिहास क्या है। देखिए, इतिहास अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग कहानियों या फिल्मों को इतिहास मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें बीते हुए समय की घटनाओं, जिनका लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, वह इतिहास है। जिन घटनाओं का केवल लिखित विवरण हो और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध ना हो, उसे हम इतिहास नहीं कह सकते। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें हम क्या करते हैं कि कहानियों या फिल्मों में दर्शाए गए जो दृश्य हैं उनको ही हम इतिहास समझ लेते हैं। भैया, वो इतिहास नहीं है, शायद आप मान सकते हो, लेकिन मैं उनको इतिहास नहीं मानता हूं। मैं केवल इतिहास उसी चीज को मानता हूं जिन घटनाओं का लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, वही इतिहास है। और जो चीजें लिखित तो हैं और जिनका पुरातात्विक साक्ष्य कोई उपलब्ध नहीं है, वो इतिहास नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भैया, हम कैसे मान लें? मान लो कोई घटना हमारे देश में हुई, उसका हमें साक्ष्य नहीं मिल रहा है, तो हमें तो डाउट है कि हुई कि नहीं हुई, ये कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जब तक उस घटना के कुछ प्रमाण न मिल जाए, तब तक उसे इतिहास मानना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। और काफी सारे इतिहासकारों ने इसकी चर्चा भी की है। तो अब बात करते हैं भारतीय इतिहास के स्रोतों की। भारतीय इतिहास को जानने का सबसे अच्छा स्रोत बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण भाग को त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को शामिल किया गया है। ये सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। आप सबने वैसे अगर कोई ना कोई एग्जाम दिया होगा तो उसमें ये त्रिपिटक शब्द बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे आप याद रखें, त्रिपिटक का मतलब है कि यहाँ पे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन तीनों को मिला के त्रिपिटक कहा जाता है और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली भाषा हमारे देश में कब चलती थी? जब मौर्यों का शासन चलता था, तब पाली भाषा चलती थी। महात्मा बुद्ध के समय में पाली भाषा चलती थी। नंबर 1, सुत्त पिटक। इस महाग्रंथ में बौद्ध धम्म के उपदेश लिखे हैं। सुत्त पिटक का ही एक महत्वपूर्ण भाग अंगुत्तर निकाय है, जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। मैं आपको बता दूं, बौद्ध धर्म या बौद्ध धम्म
देखो, धर्म शब्द संस्कृत का है और धम्म शब्द पाली भाषा का है। तो जब भी हम बौद्ध धम्म के बारे में बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं बौद्ध धर्म है। नहीं भाई, बौद्ध धम्म है, ना कि बौद्ध धर्म। क्योंकि जैसे ही आप इतिहास पढ़ोगे ना बौद्ध धर्म का, तो उसमें आपको बौद्ध धर्म नहीं मिलेगा, बल्कि बौद्ध धम्म लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए मैंने भी यहाँ पे बौद्ध धम्म लिखा है, ना कि बौद्ध धर्म लिखा हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अंगुत्तर निकाय, इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। तो अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो इसको याद रखें, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। नंबर 2, विनय पिटक। इस महाग्रंथ में बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के दैनिक जीवन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म में जो भिक्षु होते हैं, तो उनके जो जीवन संबंधी जो नियम है वो किस में लिखे हैं? वो विनय पिटक में लिखे हैं। नंबर 3, अभिधम्म पिटक। इस महाग्रंथ को प्रश्न और उत्तर के रूप में लिखा गया है, जिसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो ये जो तीनों हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो इन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, तीनों को मिला के। तो इनको बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि जब एग्जाम में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर प्राचीन इतिहास की बात करें, जैन धर्म से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं यहां पर जैन साहित्य की। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। जैन धर्म के प्राचीन महाग्रंथों को पूर्व कहते हैं। जैन धर्म के जो महाग्रंथ हैं वो हैं प्राकृतिक भाषा में, मागधी भाषा में और अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए हैं। अब एक यहां से प्रश्न बनता है कि जैन धर्म है लेकिन बौद्ध धम्म है। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये धम्म शब्द है ना, वो पाली भाषा का है, और जो जैन साहित्य है ना, वो पाली भाषा में नहीं बल्कि प्राकृतिक, मागधी और अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जैन तो धर्म है और बौद्ध धम्म है। तो ये भी आप याद रखें यहाँ पे। और ये शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम लिखा होगा या फिर सिद्धांत। तो इन दोनों में से कोई ना कोई आपसे एक पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इनको याद रखें। जैन धर्म के जो प्राचीन जो ग्रंथ है उनको क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। तो यहां पर इनको भी याद रखें। हालांकि मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ है क्योंकि ये अभी तक पूछा नहीं गया है किसी एग्जाम में। और यहाँ पर जो जैन जो महाग्रंथ हैं वो किस किस भाषा में लिखे गए हैं? वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, मागधी भाषा में लिखे गए हैं और अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए हैं। नंबर 1, दृष्टिवाद। इस महाग्रंथ में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर से लेकर महावीर स्वामी के बाद तक के समय की जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? दृष्टिवाद में। तो इसको याद रखें यहाँ पे। नंबर 2, भगवती सूत्र। इस जैन महाग्रंथ में महावीर स्वामी तथा अन्य जैन मुनियों के बारे में चर्चा की गई है। नंबर 3, कल्प सूत्र। इस महाग्रंथ में जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। इस महाग्रंथ को जैन मुनि भद्रबाहु द्वारा लिखा गया था। तो एक यहां से प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है, तो ये है कि कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? वो लिखा गया था जैन मुनि भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। तो इसको याद रखें। और कल्प सूत्र में जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये भी यहाँ पर समझ लें। मैंने बिल्कुल सरल भाषा में इसको लिखा हुआ है कि आपको छोटी से छोटी चीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैंने एकदम शुद्ध हिंदी में इसको क्यों नहीं लिखा? क्योंकि शुद्ध हिंदी में एकदम लिखते हैं ना तो हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं। क्योंकि जब शुद्ध हिंदी की बात करते हैं ना तो उसमें ज्यादातर जो शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द आते हैं और जो ज्यादातर छात्रों को समझ में नहीं आते। फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है हमारे दिमाग में, अरे इस शब्द का मतलब क्या है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल सरल भाषा में लिखा हुआ है, जैसे आम बोलचाल की भाषा है हमारी, उसमें मैंने इसको लिखा हुआ है। देखिए, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के बारे में। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जो अन्य ग्रंथ हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिनसे हमें हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। तो इनको याद रखें, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही व्यक्ति के ये नाम हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा इस अर्थशास्त्र को लिखा गया था। और इसमें जो मौर्य जो पहले राजा थे, इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उनके प्रशासन की जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? अर्थशास्त्र में। अब करते हैं अष्टाध्यायी ग्रंथ के बारे में। तो यहाँ पे इस ग्रंथ की जो रचना है वो पाणिनि के द्वारा की गई थी और इसमें मौर्य काल
या फिर उससे पहले का इतिहास जो है वो उसकी जानकारी इसमें बताई गई है। और संस्कृत के व्याकरण का भी उल्लेख इसी में किया गया है। तो यहाँ पर इसको याद रखें अच्छे से, इसकी किसने रचना की थी, इसकी रचना पाणिनि ने की थी। तो इनको याद रखें, हालांकि मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया हुआ है। अब आती है हिस्टोरिका। इस पुस्तक की रचना हेरोडोटस ने की थी, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इस पुस्तक में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और ईरान के संबंधों की जानकारी प्रदान की गई है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि हिस्टोरिका जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी, हेरोडोटस ने। यहाँ पर आपको इतिहास में नाम अलग अलग मिल सकते हैं, हेरोडोटस भी लिखा हुआ है कहीं कहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर हेरोडोटस लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इंग्लिश की किताबों से कुछ कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसीलिए नाम थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि जिस चीज़ को हिंदी में कुछ और कहा जाता है, इंग्लिश में कुछ और कहा जाता है, लेकिन नाम थोड़े फर्क होते हैं। नाम तो वही एक ही कहा जाता है, लेकिन थोड़े अलग अलग हो जाते हैं शब्द उनसे, जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो थोड़ा बदल जाता है। इसलिए शायद आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर ये थोड़ा गलत सा लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने इंग्लिश से लिया हुआ है, तो थोड़ा इसीलिए आपको डिफरेंट लगेगा। ये इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इसको ही कहा जाता है इतिहास का पिता, हेरोडोटस को। इंडिका। इस पुस्तक की रचना मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी, जो मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आए थे। इस पुस्तक में मौर्य काल के समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको याद क्या रखना है वो देख लेते हैं। देखो, याद ये रखना है कि जो इंडिका पुस्तक है उसके जो लेखक कौन थे, वो थे मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कौन थे, ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। अब भाई सेल्यूकस निकेटर कौन थे, तो ये सिकंदर के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, इनको याद रखें। जब मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाऊंगा ना, तो एक युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य में, तो मैं इसकी चर्चा उसी वीडियो में करूंगा। यहाँ अगर चर्चा करूंगा तो वीडियो काफी सारा लंबा हो जाएगा। तो ये इंडिका में क्या चीज मिलती है हमें, इंडिका में मौर्य जो काल है उसमें कैसा समाज था, उसमें संस्कृति कैसी थी, तो इसके बारे में जानकारी हमें इस इंडिका पुस्तक में मिलती है। नेचुरल हिस्ट्री। इस पुस्तक की रचना प्रथम शताब्दी में प्लिनी के द्वारा की गई थी। इसमें खनिज पदार्थों के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे, प्लिनी। तो यहाँ पर इनको भी याद रखें अच्छे से। सीयू की, ये थोड़ा अजीब नाम है, और इस ग्रंथ की जो रचना है वो हुएनसोंग को हुआनसोंग भी लिखा हुआ है। आप अलग अलग जैसी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें थोड़े नाम चेंज होने लगते हैं, लेकिन हुएनसोंग मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो आप याद रखें, आप जो भी पुस्तक पढ़ें थोड़ा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हुआनसोंग, हुएनसोंग, तो काफ़ी ऐसे नाम थोड़े थोड़े अलग अलग लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या है, ऐसा क्या चीज़ है इसमें महत्वपूर्ण सीयू की ग्रंथ में, इसमें हर्षवर्धन की जो शासनकाल उसकी जानकारी इसी में मिलती है, क्योंकि हुएनसोंग जो आया था वो हर्षवर्धन के ही शासनकाल में भारत आया था। तो इसमें यही जानकारी मिलती है, तो इसको याद रखें, सीयू की। तहकीक ए हिंद। इस पुस्तक की रचना अरबी में अबू रेहान या अल बर्नी ने की थी, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अल बर्नी ने इस पुस्तक में भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान की है। इस पुस्तक को किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो इस जो तहकीक ए हिंद है कौन सी भाषा में लिखी है, ये अरबी भाषा में लिखी गई थी पहली बार। और अबू रेहान या अल बर्नी क्या कहें, देखो उनका जो नाम था वो सही अबू रेहान ही था, लेकिन अल बर्नी काफ़ी इतिहासकारों ने लिखा हुआ है, इसलिए मैंने अब अल बर्नी भी लिख दिया है। और भारत में अल बर्नी के नाम से ही जाने जाते हैं ये। तो ये किसके साथ आए थे भाई, ये आए थे महमूद गजनवी के साथ। और महमूद गजनवी आपको याद होगा, सोमनाथ मंदिर। तो देखो इसके बारे में आने वाली वीडियो में चर्चा करूंगा, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो तहकीक ए हिंद में क्या जानकारी मिलती है, तहकीक ए हिंद में जो जानकारी मिलती है वो भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। मैं आपको बता दूं कि तहकीक ए हिंद को किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मैं अलबर्नी के बारे में आपको एक थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहूँगा कि अलबर्नी पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने पुराणों का
अध्ययन किया था, यानी कि भारतीय जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया था अलबर्नी ने। और यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर किस्सा है जो इन्होंने तहकीक हिंद में उसको लिखा हुआ है अलबर्नी ने। वो कहते हैं कि जब भी मैं भारत के लोगों से इतिहास की जानकारी मांगता था तो वो कहानियां गढ़ने लगते थे और वो तारीखें नहीं बता पाते थे। जब भी किसी भी राजा के बारे में या किसी संस्कृति के बारे में मैं उनसे पूछता था तो वो एक कहानी के रूप में उसको पेश करने लगते थे, लेकिन मैं तारीखों के बारे में उनसे चर्चा करता था तो वो तारीख नहीं बता पाते थे। तो ये बात कौन लिख रहा है? ये अलबर्नी ने लिखा है तहकीक हिंद में। और हिंद शब्द भी सबसे पहले तहकीक हिंद से ही स्टार्ट हुआ है, इसी किताब से। तो इनको याद रखें, यहाँ पे इनके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं अभिलेखों की। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। सबसे प्राचीन लेख हड़प्पा सभ्यता के माने जाते हैं, परंतु अभी तक उन्हें पढ़ने में सफलता नहीं पाई गई है। इसीलिए सम्राट अशोक के अभिलेखों में लिखे हुए जो लेख हैं उन्हें ही सबसे प्राचीन माना जाता है। देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो अभिलेख हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इनके अध्ययन को एपिग्राफी यानी अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। और जो अभिलेख वैसे तो हड़प्पा सभ्यता में जो मिले हैं, लेकिन उन्हें आज तक किसी ने पढ़ नहीं पाया है, तो इसीलिए उनको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जब जानकारी नहीं है तो सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं उन्हें ही सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। तो यहाँ पर मुद्रा शास्त्र, ठीक है, तो उसको कहा जाता है। और भारत में सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं वो 500 ईसा पूर्व यानी कि महात्मा बुद्ध के जमाने के, जिन्हें पंचमार्ग या आहत सिक्के। देखो आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के क्या होते हैं कि जैसे आप गीली जो मिट्टी होती है ना उसमें आप अपना मुक्का मार के देखें तो आपका मुक्का है उसमें छप जाएगा। तो ऐसे ही होते। आहत का मतलब है कि किसी को जोरदार तरीके से उस पर मारो तो वो चीज छप जाती थी उसी पर। तो ऐसे ही सिक्के थे, ठीक है। तो वो सिक्कों को अधिकांश जो साहित्य में कासारपण के नाम से कहा गया है कि इनका नाम कासारपण है। तो इनको याद रखें। यहाँ पर ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि साहित्य में जो पुराने जो सिक्के मिले हैं उनको क्या कहा जाता है? कासारपण कहा जाता है। और ये सिक्के चांदी के सिक्के थे, तो इनको भी याद रखें। पुरातत्विक स्रोत। पुरातत्विक विज्ञान से हड़प्पा जैसी प्राचीन सभ्यताओं की खोज हुई है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इतिहास किस चीज को कहते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा कि वहां पे जिस घटनाओं का लेख भी उपलब्ध हो और उनके पुरातत्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हो वही इतिहास होता है। केवल साहित्य लिखने पे इतिहास किसी चीज को आप नहीं कह सकते। और हड़प्पा सभ्यता जैसी जो सभ्यताएं हैं उनके पुरातत्विक साक्ष्य हैं आप सबके सामने। उनके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इस वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं क्योंकि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों की यहाँ पर चर्चा की हुई है। देखिए मैंने उन ग्रंथों के बारे में या फिर उन पुस्तकों के बारे में इस वीडियो में चर्चा की है जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। तो उन्हीं ग्रंथों या पुस्तकों के बारे में इस वीडियो मैंने आपको बताया है। और अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके जानकारी पढ़ सकते हो। तो वीडियो को करते हैं समाप्त और अगला वीडियो जो होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में मैं वो चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ जो चीज़ें शायद आपने किसी अन्य वीडियोज में देखी होंगी। हालांकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में मेरे पहले से वीडियो डले हुए हैं, लेकिन वो वीडियो क्या है कि किसी और टीचर ने डाली थी। उसमें उन्होंने क्या किया था कि सही से किसी मुद्दे को आप वो समझा नहीं पाए थे आपको। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज दोबारा से स्टार्ट की है और दोबारा से मैंने इतिहास की शुरुआत करी है। तो ये तो था पहला वीडियो और दूसरा वीडियो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।